Hello, today we will discuss about Ohm's law. As we have already completed potential, difference, voltmeter, ammeter, current, electric charge in our first video. If you are new on this channel, then you can find the first video of that chapter in the playlist of class 10th. Let's start. Ohm's law. ओम्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने रिलेशन बताया था किसके बीच में, करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। क्या बताया था ये रिलेशन? उन्होंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट एक कंडीशन भी साथ में रखी थी उन्होंने। कंडीशन क्या थी वो? कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, और एक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे ही ये चीज़ पॉसिबल है कि V और I क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी चीज़ बढ़ेगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट वाली चीज़ अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, तो इस कांस्टेंट की जगह पे क्या आ जाता है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। R is the proportionality constant for the given metal, given temperature, and is called a resistance. It is the property of a conductor that oppose the flow of current. ये क्या है? कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे करंट को फ्लो करने में अपोज करे, रजिस्ट करे, ठीक है। अगर तुम यहाँ से पुश करोगे, इफ़ यू आर करंट, ठीक, देन रेजिस्टेंस क्या करेगा, तुम्हें यहाँ से पुश करेगा, ठीक है, तुम्हें फ्लो करने में हेल्प नहीं करेगा, वो तो रजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ओम्स ने यही बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। बट अगर इस कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे क्या आता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर के ओम ओम लॉ को फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओमिक रजिस्टर, ठीक है। और जो नहीं फॉलो कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर्स वो होते हैं जो एज एन रेजिस्टेंस बिहेव करते हैं, मतलब कि वही करंट को फ्लो करने में रोकते हैं। रजिस्टर कुछ भी बन सकते हैं, तुम्हारा एक बल्ब भी रजिस्टर है, फ्रिज भी रजिस्टर है, बिकॉज ये सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं और फिर यूज़ करते हैं उसको और फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल फंक्शन। लाइक बल्ब का काम है ग्लो करने का, रेफ्रिजरेटर का काम है फ्रिज रखने का, ठीक है। तो ये सब कर क्या रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, V और I, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर या रजिस्टर ओमिक शो कर रहा है, मतलब V और I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे यूनिफॉर्म, ठीक। अगर वो ओमिक नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा V और I का, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक मतलब कि भी जा सकता है, मतलब कर्व बनेगा उसका, ठीक है, लीनियर नहीं होगा उसमें, ये लीनियर है एक, ठीक। नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है ओम से, ये इसको बोलते हैं ओम, ठीक है। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ओके। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ओम 1 वोल्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियो में, तो वैसे रेजिस्टेंस के लिए भी बोलेंगे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ 1 ओम, क्या बोलेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहेंगे हम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, उस कंडक्टर में का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा होगा उस कंडक्टर से वो कितना फ्लो होना चाहिए, 1 एम्पियर। तब क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, लाइक दैट। देखो ये V इक्वल्स टू आई आर, अभी क्या बोला उसने, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, और करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा देखना, R इक्वल्स टू बी 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, और ये कितना आ जाएगा कट करके, 1 ओम। करंट रेजिस्टेंस के हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर करंट बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का नेचर ही क्या है, करंट को रोकना।
इसका मतलब क्या, करंट बढ़ रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। अगर तुमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, ठीक है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि हमने ओम्स लॉ में भी अभी देखा ही था, मतलब एक चीज़ बढ़ा है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगा, बट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी पहले हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। फैक्टर्स क्या है, अब ये रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, मतलब कि लेंथ को छोटा या बड़ा करोगे तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। एरिया पे करता है, मतलब कि वायर को अगर मोटा रखोगे पतला रखोगे तो उस पर भी रेजिस्टेंस डिफर करता है। तो इसके बाद नेचर पे करता है, नेचर इन द सेंस वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, एलॉय है, ठीक है। तो वो उस पर भी वेरी करता है, क्या करता है, वेरी रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे इन दोनों का बात मैं अभी आगे करता हूँ, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं नेचर। जैसे कि नेचर में क्या है, अगर कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस हमेशा लो ही होता है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, चार्ज कैरियर्स होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देते हैं, ठीक। और वहाँ पे करंट को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है, विच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं इंसुलेटर की तरह, लेकिन कंपैरेटिवली है, तो क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, एलॉय, एलॉय में क्या होता है, कंडक्टर से रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए एलॉयज़ को कहाँ यूज़ करा जाता है, जैसे तुमने देखा भी होगा तुम्हारे बल्ब के अंदर वो टंगस्टन वायर, तुम्हारे आयरन के अंदर, ठीक है, नाइक्रोम वायर, ये सब क्या है, एलॉयज़ है, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, के बाद नहीं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में तुम देख लेना हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इंसुलेटर्स हैव इन्फिनाइटली हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर्स का तो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है इंसुलेटर का, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस वेरी करता है। टेम्परेचर पे कैसे करता है, अगर किसी भी प्योर मेटल का तुम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर तुम डिक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज़ कर, इट मीन्स टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कम किया रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, ये कैसे बढ़ेगी, अब देखो हमारे पास दो कंसेप्ट है, एक सीरीज़ और पैरेलल, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने थोड़ा पिछला वीडियो में भी बताया था कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं। अभी देखो सपोज एक तुम्हारे पास ये लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ है, इसके अंदर एक रजिस्टर मैंने लगा दिया, लेट, ये लेट लेना है, ठीक है, रजिस्टर लगा दिया, इसका रजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। या फिर सपोज कंडक्टर ही लगा दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी लगा दिया लेकिन उसके पास रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, ठीक है, लेट ले लिया, ठीक। अब इसी वायर को मैं यहाँ पे डबल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये एल से क्या हो जाएगा, 2L, ठीक है, ये 2L हो गया। अब ये बिहेव क्या करेगा, एक रजिस्टर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रजिस्टर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ हम लगा नहीं देंगे, ये ऐसा बिहेव करेगा। देखो व्हेन द लेंथ ऑफ ए वायर इज गेट डबल और हाफ, इट रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल और हाफ, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर डबल कैन बी कंसीडर, क्या है, हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लगा रहे हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर पहले वाले का रजिस्टेंस एल है, ओ सॉरी 1 ओम है, ठीक है, सपोज, ठीक है, लेट, तो दूसरे वाले जो इसका आएगा ना वो क्या हो जाएगा, 1 ओम और 1 ओम, हो गया ना ये 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। और सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, तो ओवरऑल कितना हो गया रेजिस्टेंस इसका, 2 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो तुम देख रहे हो ना कि लेंथ बढ़ाने पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का कहने का मतलब आप देखो, ये एक वायर ले लिया मैंने,
ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक, ये पतला सा मेरा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कर दिया ना, यहाँ पे एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, 2a हो गया ना यहाँ पे एरिया एज कम्पेयर टू ये। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, ये पतला पतला अगर मैंने लेयर लगाया तो 2 लेयर आ गया ना। एक ऊपर है 1 ओम, ठीक है, और एक नीचे है 1 ओम। ठीक है, अब ये दोनों कनेक्शन कैसे कंसीडर, मतलब कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज एन पैरेलल बिहेव कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे थे, ये सीरीज की तरह, इसलिए ऐड होकर के बढ़ गया। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये अब पैरेलल का एक फॉर्मूला होता है 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 ओम, ये ऊपर भी 1 ओम हो गया और नीचे भी 1 ओम हो गया, ये मोटा होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कि कुछ लगा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसीडर करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करी, तो 1R equivalent = 1/1 + 1/1, तो कितना हो जाएगा ये 2, 1/R = 2 और R = 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 ओम। तो देख रहे हो यहाँ पे कि पहले पहले वाले वायर का कितना था रेजिस्टेंस, 1 ओम, और दूसरे वाले वायर का एरिया बढ़ने के साथ ही कितना आ गया, हाफ। ठीक है, तो देखा ना तुमने कि एरिया को बढ़ाने या कम करने पे रेजिस्टेंस पे उल्टा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर एरिया को बढ़ा दोगे, जैसे कि हमने एरिया यहाँ पे बढ़ा ही दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। और यहाँ पे मैं जो रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ सिर्फ मैं लेट ले रहा हूँ, ठीक है, कंसीडर कर रहा हूँ, मान लो। नेक्स्ट देखो अब, जैसे कि हमने देखा अपने 4 पॉइंट्स पे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो क्या फॉर्मूला क्रिएट हो गया, आर इज एल बाई ए। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने रिमूव करा तो एक नया टर्म आ गया, क्या है ये, रजिस्टिविटी। तो क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज द रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी बताता है ये। ठीक है, रजिस्टिविटी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम है, बट रजिस्टिविटी में बस यही डिफरेंट है, एक यूनिट लेंथ वायर के, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में जितना रजिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ठीक है, ये 1 मीटर लेंथ के वायर में और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर, मतलब इस पूरे वायर के अंदर, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा, ठीक है, उसी को क्या बोला गया है यहाँ पे, रजिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है, रजिस्टिविटी के लिए याद रखना 1 यूनिट लेंथ के 1 मीटर स्क्वायर में जितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा उसी को रजिस्टिविटी बोल। ठीक है, जैसे कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए है। ठीक है, अब रो का ऐसा यूनिट निकालना है मेरे को, रो को ऐसे ही रखेंगे हम, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा R इंटू में, और ये एल डिवाइड में इधर जा करके मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओ। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर। ये मीटर मीटर से गया तो ओ का कितना आया ऐसा यूनिट, ओम मीटर। ठीक है, और रजिस्टिविटी का कितना आया, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का कितना था, ओम। पर मटेरियल इररिस्पेक्टिव, देखो अब रेजिस्टेंस किस किस पे वेरी कर रहा था, लेंथ और एरिया दोनों पे कर रहा था, लेकिन रजिस्टिविटी क्या करेगा, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, रजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड किस पे होता है, टेम्परेचर और नेचर पे। और रेजिस्टेंस इन चारों पे हो रहा था, लेंथ पे भी, एरिया पे भी, टेम्परेचर पे भी, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी। बट रजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे होता है, तो ये चीज़ याद रखना। रजिस्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ रजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। रजिस्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल का रजिस्टेंस चेक करने का तरीका है। इन द अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में हम बोले तो अप टू व्हाट एक्सटेंट विल द मटेरियल रजिस्ट करंट फ्लो, कितने हद तक, ठीक है, कोई मटेरियल रजिस्ट कर पा रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लेंथ में, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने हद तक वो
रोक पा रहा है, उसी को हमने क्या बोला, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम कंडक्टर टू एलॉय टू सेमीकंडक्टर टू इंसुलेटर। रजिस्टिविटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे कि हम इंसुलेटर तक पहुंचते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी किसके पास होती है, इंसुलेटर के पास। सबसे कम किसके पास होती है, सेमीकंडक्टर। सबसे कम एलॉय और सबसे कम कंडक्टर के पास। ठीक है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस में भी देखा था, रेजिस्टेंस में क्या था, कंडक्टर के पास बिल्कुल पूरा। एलॉय, रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, हमने 9th में पढ़ा ही था, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। इस एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स ना, तो ये जो मेटल्स मिल करके जो बने हैं ये, ठीक है, इनका खुद का जो रजिस्टिविटी होता है, उस जब मिलने के बाद वो और बढ़ जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना, मिलने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रॉन्ज 1010 एलॉय किस किस को मिलकर के बना है, कॉपर और निकल को। मैग्नीनिन किस किस को मिला है, कॉपर मैंगनीज निकल को। ठीक है, वैसे बहुत सारे एलॉय हैं। एलॉयज ही क्यों यूज़ करा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एलॉय इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, ये ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे भी वो पिघलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, रजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूजिंग, इस रीज़न से इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इसको यूज़ करा जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, हीटर टोस्टर्स में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, टंगस्टन, फिलामेंट और इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक है, तो इसमें हमें दे क्या क्या रखा है वो पहले लिखेंगे। तो हमें करंट दे रखा है यहाँ पे कितना, 3.4 एम्पियर। वोल्ट कितना दे दिया हमें, 220 वोल्ट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक आयरन की बात। ठीक है, और एक और केस पूछा है कि दूसरे केस में क्या है, यही सेम है यहाँ पे, लेकिन इसका वोल्ट क्या है, 110 वोल्ट। इसमें करंट कितना वो खींच रहा होगा, ठीक है, कितना ड्रॉन कर रहा होगा। अब इन दोनों केस में तुम एक चीज़ देख रहे हो सिमिलर, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है यहाँ पर, सेम है। नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, इट मीन्स क्या है, रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। बिकॉज हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस जो फैक्टर था डिपेंड जिस पे करता था, उसमें एक नेचर भी था। ठीक, अगर मैं यहाँ से आर निकाल लूँ तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं आई निकालने के लिए। और अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था पीर वाला फार्मूला। ठीक है, इसको याद रखना, पीर का फार्मूला। ठीक है, वीर वाला फार्मूला यूज़ करा, वी इक्वल्स टू 220 वोल्ट। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.4। और आर निकालना है क्योंकि आर दोनों के इसमें सेम रहने वाला है, क्योंकि नेचर क्या है यहाँ पे, सेम। इलेक्ट्रिक करंट आयरन की ही बात कर रहे हैं इसमें भी। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 220 कौन में 3.4, विच इज़ इक्वल्स टू 64.7 ओम। अब ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, सेम यहाँ पे भी पीर वाला फार्मूला लगाएंगे, पी इक्वल्स टू आई आर। फिर फार्मूला लगाया, अब यहाँ पे मेरे को आई निकालना, आर नहीं निकालना। तो 110 वोल्ट अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, 64.7। आई, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.7 एम। कितना करंट निकलेगा इसमें से, 1.7 एम्पियर, जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। देखा कैसे क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना है कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ तुम्हें दे देगा, इसमें पूछेगा कि ये तीन हमारे पास कंडक्टर्स है, इन कंडक्टर्स में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो कर जाएगा, या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कौन रोकेगा, मीन्स रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। तो देख लो आप, इन क्वेश्चनों पे ये वैल्यूज़ नहीं लिखी रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लेट ले ली, लेट लेकर के करोगे तभी आएगा। ये मैंने अब ले रहा हूँ फॉर ए के लिए, ए के लिए मैंने ले लिया ये वोल्ट 246, मतलब ए बी सी के लिए। और यहाँ पे भी ए बी सी के लिए 1 2 3 मैंने करंट ले लिया। करंट इज इन एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इन वोल्ट। अब ए के लिए देखो, ए के लिए क्या है, वीर फार्मूला, वी इक्वल्स टू आई आर, सबके लिए वीर वाला फार्मूला। आर निकालना है मेरे को, वी की वैल्यू क्या है ए के लिए 6, और आई की वैल्यू क्या है 1। कितना आ जाएगा ये 6 ओम। इसी तरीके से बी के लिए निकाल लेंगे, सेम आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। कितना आ जाएगा ये 2 ओम। डी के लिए निकाला, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई।
इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0.6। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है, ए वाले का ज़्यादा। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पे तो करंट यहाँ पे कम फ्लो होगा। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, एक गुड कंडक्टर, ठीक है, एज कम्पेयर टू सी बैड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी के अंदर अगर तुम्हें ऐसे दे दे, ठीक है, डेटाज कुछ दे दे और बोले फ्लो चार्ट बनाओ और रेजिस्टेंस निकालो। अब देखो ये बनाना स्टार्ट करूँगा मैं, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पहला पहला क्या है वोल्ट 2.5, ये 1 यहाँ पे आएगा, सेकेंड यहाँ पर आएगा, थर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ये कैसे लीनियर आया एक, ये क्या है एक ओमिक कंडक्टर, ठीक है, ओमिक कंडक्टर है ना, लीनियर आया एकदम। मैं इसका रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट करता हूँ। इन किसी भी रजिस्टर का मैंने रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, सपोज़ मैं इसका निकालता हूँ और इसका निकालता हूँ और इसका निकालता हूँ, तुम देखना अभी। और केस ए मैं लेट लेता हूँ, ए बी और सी, किसी का भी निकालोगे सेम ही आएगा। ए के लिए क्या है, और ए आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई, की वैल्यू कितनी है 2.5, की वैल्यू कितनी है 0.1, पॉइंट से कि आंसर कितना आ गया 25 ओम, ठीक है। अब मैं बी के लिए निकाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा 25, दिख रहे हो सेम आ रहा है ना। बी के लिए निकाला, आर इक्वल्स टू बी 25/1 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो तुमने देखा ना ये तीनों केस में रेजिस्टेंस क्या है सेम, इन केसेस में भी निकालोगे तो रेजिस्टेंस सेम ही आने वाला है, ठीक है। मैं इस वाले केस में निकाल के दिखाता हूँ, बी कितना है 5, ये कितना है 0.2, ये हट गया ऊपर आ गया 10, कितना आ गया 25 ओम। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे बनाना, फिर रेजिस्टेंस निकालना। हाँ थोड़ा बस पॉइंट में होता है, जैसे किसी का आंसर आ रहा होगा 13 तो किसी का आंसर आ रहा होगा 12.6, तो राउंड ऑफ करके ये लिख देना, ठीक है। बट इक्वल ही होता है वो जब प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, क्योंकि उसका जो ग्राफ आता है वो एकदम लीनियर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 mm, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm दे रखा है, उसकी रजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम, कितना लेंथ होना चाहिए, ठीक है, जब वो रेजिस्टेंस कितना बनाएगा 10 ओम का। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, पहले वाले केस में पूछा है अगर रेजिस्टेंस 10 ओम हुआ तो लेंथ कितना होगा, ठीक है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा जब डायमीटर को हम ट्वाइस कर दें, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ ट्वाइस कर दें, ठीक, डबल कर दें, ओके। तो पहले हम लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हमें गिवन क्या क्या है वो देखो, डायमीटर ऑफ वायर दे रखा है हमें कितना 0.5 mm, ठीक है। इस mm को चेंज करना है किस में, मीटर में, क्यों, क्योंकि रजिस्टिविटी तुम्हारी कितनी है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर में, ठीक है। ये मीटर में है ना इसलिए इसको मीटर में करना है। तो देखो तुमने स्केल देखा होगा, स्केल के अंदर क्या होता है 0 से लेकर के 1 to 15 तक जाता है ना, तो 0 to 1 सेंटीमीटर के बीच में mm होते हैं, ये छोटे छोटे जो एम बीच का एक बड़ा सा होता है फिर छोटा छोटा, ये mm's होते हैं। तो क्या होता है इसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, 10 mm होता है, ठीक। अब हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू बी 1000 mm, ठीक है। पता चल गया 1 मीटर में कितने mm होते हैं 1000 mm। तो 1 mm में कितने मीटर होगा, तो 1 mm इक्वल्स टू बी 1/1000 मीटर, ठीक है। ये देखा ना 1/1000, इसको यहाँ पे लेकर के गया मैं 1/1000 मीटर। तो कितना mm दे रखा है हमें 0.5 mm, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.5 इंटू में 1/1000 मीटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू में 10⁻³ मीटर,
ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, डायमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है लेंथ। हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल निकालना है तो एल को ऐसे रखो, एल इक्वल्स टू बी आर इंटू में ए अपॉन में रो। ठीक है, तो ए तो निकाला नहीं हमने, तो एरिया ऑफ वायर कैसा होता है, एकदम सर्कल की तरह। ठीक है, सर्कल की, जब ऊपर से तुम देखोगे इसका टॉप व्यू तो कैसा लगेगा तुम्हें, सर्कल की तरह लगेगा ना। एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, बिकॉज डाया इक्वल्स टू बी ट्वाइस ऑफ रेडियस, इसलिए रेडियस निकालने के लिए डाया का हाफ कर देते हैं। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन में 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 मीटर, विच इज़ इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये क्या निकल गया तुम्हारा, रेडियस। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो और क्या निकाल सकते हो, एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, 0.25 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा एरिया का वैल्यू, 0.1964 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, मतलब एरिया निकाल लिया हमने। ठीक है, अब एरिया निकल गया है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम और रजिस्टिविटी भी गिवन है, लेंथ हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू बी 10, एरिया इक्वल्स टू बी 0.1964 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आंसर तुम्हारे पास, 1964 अपॉन में 16 विच इज़ इक्वल्स टू 122.7 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, लेंथ आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस क्या होगा जब डायमीटर को ट्वाइस कर देंगे। तो देखो डायमीटर को ट्वाइस कर रहे हैं, इसका मतलब किस पे इफेक्ट आएगा, एरिया पे इफेक्ट आएगा ना। तो एरिया देखो कभी भी कंपैरिजन आता है तो दो केस हमेशा पढ़ते हैं हम। पहला वाला केस क्या था और सेकंड केस में क्या चेंज आया। तो पहला वाला केस क्या है, एरिया ऑफ वायर कितना होगा, क्योंकि वायर तो दोनों केस में क्या है, सेम ही है। ठीक है, बट एरिया चेंज आया है ना दोनों केस में। पहले में एरिया अगर डायमीटर x है, ठीक है, तो दूसरे में क्या हो गया 2x। ठीक है, तो देखो एरिया क्या है पहले वाले केस में, हम पहले डायमीटर ले लेते हैं, d1 इक्वल्स टू बी x, तो r1 कितना हो जाएगा, हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो r1 इक्वल्स टू बी d1 अपॉन में 2, d1 की वैल्यू क्या है x अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या हो गया, ये ट्वाइस 2x हो गया, d2 के वैल्यू 2x हो चुकी है। पहले हम a1 के देख लेते हैं, a1 इक्वल्स टू बी पाई r1 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू ऐसे रख लो, r1 की वैल्यू x अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये पाई x स्क्वायर अपॉन में 4। ये क्या निकल गया हमारा एरिया। अब निकालेंगे हम रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट केस। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं सेकंड केस के साथ। तो रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट केस इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। देखो रजिस्टिविटी ऐसे रखनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेचर क्या है दोनों का सेम है। रजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर। लेंथ क्या है सेम, क्योंकि लेंथ को तो हमने बिगाड़ा नहीं, एरिया को हमने बिगाड़ा ना, डायमीटर को छोटा और बड़ा करके। तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो एल, a1 की वैल्यू पाई x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो r1 इक्वल्स टू बी रो 4l इंटू में 4 अपॉन में पाई x स्क्वायर। अब निकालेंगे हम सेकेंड वाला केस। ठीक है, जिसमें चेंज आएगा। तो r2 इक्वल्स टू बी रो l अपॉन में a2। a2 कितना है, पाई r2 स्क्वायर। r2 की वैल्यू कितनी आएगी, d2 अपॉन में 2। d2 की वैल्यू कितनी है 2x, क्योंकि क्या हो गया अब पहले x था। ठीक है, तो अब क्या हो गया 2x d2। ठीक है,
वही निकालना है ना हमें। डायमीटर ट्वाइस हो गया, यहाँ पे लिखा है मैंने, डायमीटर ट्वाइस हो जाएगा तो रेडियस क्या है, ठीक। तो 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स R2 की वैल्यू कितनी आ गई, x। अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे एरिया में, ठीक है। तो A2 इक्वल्स टू बी पाई R2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब R2 कितना आ जाएगा, रो L, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे हम, रेशियो निकाल लेंगे इसका, R1 अपॉन में R2। R1 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, रो L 4 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में रो L अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, या जैसे तुमने सीख रखा है ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू रो L 4 अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर इंटू में पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में रो L से रो L कैंसिल आउट, पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। तो क्या आएगा अब आंसर, R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू बी 4, और चेंज किस में निकालना था हमें, R2 में निकालना था, R2 इधर चला जाएगा तो R2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R2 इक्वल्स टू बी R1। तो R2 में कितना चेंज आएगा, जब हम R1 को 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। और R1 की वैल्यू कितनी थी, 10 ओम, 10 ओम थी ना, गिवन दे रखी थी क्वेश्चन में 10 ओम है। तो R2 क्या बोल रहा है, जब आप 1/4 ऑफ 10 कर दोगे तो डायमीटर, मतलब डायमीटर को जब आप डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ 10, ओके, जो कि आंसर कितना है 2.5 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ, अगर एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा भी था, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया था, डायमीटर को ट्वाइस कर दिया था, तो क्या हो गया, एरिया 1/4 हो गया। यहाँ पे एरिया के साथ हम कर रहे हैं, अगर एरिया x है, दूसरे केस में एरिया को हाफ कर दिया x/2, क्या होता है, सेम। देखो पहले कभी भी कंपैरिजन होता है ना, तो पहले जो ओरिजिनल वाला, जैसे मैंने बोला भी था कि पहले ओरिजिनल लिख लो, R इक्वल्स टू रो L/A, R2 इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। फर्स्ट वाले केस के लिए 1 1 1, सेकेंड वाले केस के लिए 2 2 2, बट रजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि नेचर क्या है, रजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है ना नेचर के ऊपर और टेम्परेचर पे, तो दोनों का नेचर क्या है, सेम है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लेंथ तो बात नहीं कर रहे, तो लेंथ क्या रहेगा, सेम, बट एरिया चेंज कर रहे हैं ना सिर्फ। देखो R1 क्या कर दिया मैंने, रो L/, और एरिया को ले लिया x, R2 क्या हो जाएगा, रो L अपॉन x/2, ठीक है। तो मैंने सही से लिख लिया, सही से लिखने के बाद रो L/x इंटू में ये x/2 ऊपर चला जाएगा इंटू रो एल से रो एल कट गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में x इंटू में x/2, ठीक, अपॉन में 1 को सही से ऐसे अरेंज करके मैंने लिख लिया यहाँ पे x/2 इंटू में x, x से x कैंसिल आउट 1/2, और R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 ऑफ R1। तो हमें चेंज किस में निकालना था, R2 में निकालना था। हमें क्या बताना था, इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट के कंपैरिजन में R2 में कितना चेंज आया, जब R1 को आप डबल कर दोगे तो R2 के इक्वल आ जाएगा। जैसे पिछले वाले केस में देखा था कि डायमीटर को अगर ट्वाइस कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, जो नया वाला जो रेजिस्टेंस आया R2, वो पुराने वाले का क्या आया, 1/4 आया, ठीक है। केस बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, ठीक। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.